हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सीए पीयूष गोयल। स्वागत है आप सभी का जीएसटी एमटीपी सीरीज में। आज की वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा सीए इंटर जीएसटी एमटीपी सीरीज 2 का एमटीपी। एमटीपी सीरीज 1 के एमटीपी की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो गाइज इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज एमटीपी की जो वीडियो है उसको देख लेना। बिकॉज मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि यार कई बार होता क्या है कि आईसीए क्या करती है, जो एमटीपी में क्वेश्चंस वो दे रहे हैं वो सीधा का सीधा कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में वो डाल देते हैं। सो भाई सीधी सी बात है, और अगर तुमने वो क्वेश्चन तुम एग्जाम में देखते हो तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है कि यार ये तो क्वेश्चन मेरे को आता है, ये तो मेरे 5 या 10 नंबर सिक्योर हो चुके हैं। सो गाइज एमटीपी है जो उनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। ऑलरेडी सीरीज 1 का एमटीपी मैं अपलोड कर चुका हूँ एंड सीरीज 2 का एमटीपी मैं आज करवा रहा हूँ। तो गाइज प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एमटीपी को छोड़ के मत जाना, दोनों एमटीपी जो हैं उनको कवर कर लेना। आइए शुरू करते हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एमटीपी सीरीज 2 का एमटीपी। स्टार्टिंग में कह रहा हूँ यार, प्लीज गाइस लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना उन सभी के साथ जिनके भी एग्जाम ड्यू हैं नेक्स्ट मंथ, जो लगे पड़े हैं अपनी तैयारी करने के लिए, जोरों शोरों से लगे पड़े हैं प्रिपरेशन में। एंड ये एमटीपी की वीडियो भी उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी अपनी प्रिपरेशन में। आइए फिर शुरू करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भाई सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है हमारे मैं उनको कवर करूंगा एंड आफ्टर दैट हम जाएंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन पर। ठीक है, आप लोगों को पता है कि 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है एंड 15 मार्क्स के क्या होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आइए सबसे पहले तो हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। देखें भाई देखें क्या है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हमेशा से मैं यही एडवाइस करता हूँ कि सबसे पहले जब भी तुम लोग क्वेश्चन को देखो, अगर क्वेश्चन तुम्हें काफी बड़ा लग रहा है लेंथ में, ठीक है, लंबा अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ो, जो कि जनरली लास्ट टाइम में लिखा होता है कि भाई हमने क्वेश्चन में करना क्या है एक्चुअल में, राइट। तो भाई क्या है इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, ये रहा छोटा सा लिखा हुआ, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेपर इन कैश बाय अमेज लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है जी, तो भाई हमें सीधी सी बात है, अब हमें अपना पर्पस पता लग गया कि यार हमने क्वेश्चन में करना क्या है। अभी हमने नेट जीएसटी पेबल निकालना है कि भाई अमेज वालों को फॉर द मंथ ऑफ मार्च कितना जीएसटी कैश में पे करना पड़ेगा। भाई यानी कि सीधी सी बात है, अब तुम लोगों को पता है कि जीएसटी पेपर इन कैश हम कैसे निकालते हैं। भाई सबसे पहले तो आउटपुट टैक्स निकाल लेंगे, उसमें से इनपुट टैक्स जो आईटीसी हमें मिल सकता है, जो हम एलिजिबल आईटीसी है उसको माइनस कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, और जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा पेबल इन कैश। आई होप ये बिल्कुल बेसिक्स एंड क्लियर होंगे तुम लोगों को। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ये कुछ बेसिक नोट्स हैं। ठीक, मैं तुम लोगों को ये भी कह रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद ना ये नोट्स भी साथ के साथ पढ़ लिया करो। ठीक है, बिकॉज ये नोट्स ना जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। तुम होता क्या है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ोगे, अब बंदे की एक परसेप्शन बन जाती है कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। बिकॉज होता है क्या है कि भाई सीधी सी बात है, 3 घंटे का पेपर है, उसमें से भी तुम्हारा 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है एंड 50 मार्क्स का जीएसटी है। तो सीधी सी बात है, इतना टाइम नहीं होता कि भाई तुम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद दोबारा पढ़ो जब करने बैठो। नो नो नो, जब जब तुम क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तुम्हारे मन में वो बेसिकली फ्रेमिंग स्टार्ट हो जाती है कि यार इस तरह सॉल्व होगा। तो नोट्स को सबसे पहले पढ़ लिया करो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं नोट्स, सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी का रेट क्या है, 9 and 18%। ठीक है जी, रेट बता दिया टैक्स का। ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल। तो भी सीधी सी बात है, जो भी हमें अमाउंट दी गई होगी क्वेश्चन में आउटवर्ड सप्लाई की या इनवर्ड सप्लाईज की, वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, यानी कि भाई वो क्या है हमारी वैल्यू है, उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर बिलिंग द आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव। ठीक है जी, सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं कि यार जितनी भी कंडीशंस अपनी आईटीसी को वेल करने के लिए होती हैं, तुम लोग पढ़ के आए हो सेक्शन 16 की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और भी जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो सब फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर इंटरस्टेट सप्लाई। लो भाई, क्वेश्चन ने साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया कि यार जितनी भी मेरी इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज होंगी, ठीक है, वो क्या है मेरी इंटरस्टेट सप्लाईज हैं, यानी कि भाई इस केस में क्या लगेगा आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी का काम ही खत्म कर दिया, इनफैक्ट क्वेश्चन इजी हो गया ये एक इन्फॉर्मेशन देके। ठीक है, तो बस ठीक है, और शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन को करना, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
Amaze Limited Delhi, a registered supplier manufacturing machines, has made a taxable supply of machinery during the month of March. ठीक है जी सर. अमेज लिमिटेड है दिल्ली का, जो कि एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, अच्छी बात है. दिल्ली का बंदा है एंड ये क्या कर रहा है, मशीनरी सप्लाई करता है. ये मशीन्स को मैन्युफैक्चर करता है एंड आगे सप्लाई करता है मशीनरी को. ठीक है. तो सीधी सी बात है, हमें मार्च के मंथ का क्या निकालना है, जीएसटी पेबल इन कैश निकालना है. तो जाहिर सी बात है यार, मार्च के मंथ की इन्फॉर्मेशन हमें दी गई होगी. क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है सर, देखते हैं. लिस्ट ऑफ प्राइस ऑफ मशीनरी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. ठीक है, 10 लाख की भी सीधी सी बात है मशीनरी है. ठीक है. अब देखो, अगर तुम प्राइमा फेसी क्वेश्चन को पढ़ो तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स है, पैकिंग चार्जेस है, टैक्स लेवल बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी है, सब्सिडी दी है एनजीओ ने, सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने, हल्का सा नीचे करें, बस ठीक है, यहीं तक है. ठीक है. अब भाई सीधी सी बात है, ये चीज, ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, कुछ जाने पहचाने नहीं लग रहे. जाने पहचाने सर. सर, अरे सर, ये तो वैल्यू सप्लाई के पॉइंट्स नहीं है. एग्जैक्टली exactly. भाई ये सारे के सारे पॉइंट्स किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वॉस की तरफ. वॉस माने तो वैल्यू ऑफ सप्लाई. भाई यानी कि सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करोगे. देखो क्वेश्चन कितना शातिर क्वेश्चन है, सारा कुछ ये क्वेश्चन में पूछ रहा है. अब इस क्वेश्चन में तुमसे पहले वॉस निकलवाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई. उसके बाद तुम्हें कहेगा कि उसके ऊपर टैक्स का रेट लगा के तुम आउटपुट टैक्स निकालो. सभी कंसेप्ट्स को टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, ये तुम्हारा कंपलसरी क्वेश्चन. ठीक है. तो आओ चलो फिर पहले वॉस निकालें, बिकॉज मैंने यही बताया नीचे कि पहले आउटपुट टैक्स निकालोगे, फिर इनपुट टैक्स निकालोगे, फिर जीएसटी पेपर इन कैश निकलेगा. अब भैया पहले आउटपुट टैक्स निकालोगे. अब आउटपुट टैक्स निकालने के लिए तुम्हें आउटपुट वैल्यू तो भी चाहिए. तुम्हारे पास रेट उसने दे दिया कि 18% आईजीएसटी है, जो नोट्स में दिया हुआ है, हम मान गए. भाई ये 18% लगाना किसके ऊपर है, कोई वैल्यू आएगी. वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है तुम्हारी, वैल्यू ऑफ आउटपुट सप्लाई क्या है तुम्हारी. आओ कैलकुलेट करते हैं हमारा वॉस. मैं वॉस बोलूंगा. ठीक है. वैल्यू ऑफ सप्लाई समझ जाना, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको तो पता है वॉस का मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई कहता हूं मैं. तो ठीक है यार, लिस्ट ऑफ प्राइस क्या है भाई, 10 लाख. ओके, तो क्या ये वॉस का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा. सब्सिडी रिसीट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी टू गवर्नमेंट स्कूल एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड सीरियल नंबर 1. अब भाई जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है कि यार जो सब्सिडी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, एंड अगर वो सब्सिडी क्या है, प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है, तो उस सब्सिडी को हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाएंगे. ये हम सब पढ़ के आ रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 में. ठीक है. अब भाई सीधी सी बात है, सब्सिडी मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है. ठीक है. तो इसको क्या इंक्लूड करोगे, नहीं करेंगे. तो भाई ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी. सर सारी बातें ठीक है, आपने कैसे कह दिया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी. यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि ये प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है, यहाँ पे तो कहीं लिखा ही नहीं है. आओ, ये छोटी छोटी बातें होती हैं तो ध्यान देने वाली होती हैं. ये देखो, ये जो लिखा है ना पॉइंट, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड सीरियल नंबर 1. ये जो लाइन लिखी है इसने ब्रैकेट में, भाई इसी का मतलब है प्राइस लिंक्ड सब्सिडी. यार तुम खुद देखो, वो क्या कह रहा है कि यार जो सब्सिडी हम दे रहे हैं वो एक्सक्लूसिवली रिलेट करते हैं किससे, सप्लाई ऑफ मशीनरी एट सीरियल नंबर 1. भाई यानी कि ये कोई जनरल सब्सिडी नहीं मिल रही मुझे, कि गवर्नमेंट ने मेरे को डोनेशन दे दी 10 लाख की या 2,10,000 की, जो हमारी अमाउंट है, कि यार ले चल, ले अमेज लिमिटेड, तो ये तेरे को 2,10,000 रुपए दिए, तो जहां मर्जी खर्च कर ले. ना जी ना. ये जो सब्सिडी मेरे को मिली है, ये प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है. ये सब्सिडी जो मेरे को मिली है, ये मशीन से रिलेट करती है. क्वेश्चन यही तो कह रहा है, इट इज रिलेटेड टू द मशीन. तुमने मशीन सप्लाई की, उसकी वजह से तुम्हें सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने. ये हमारी प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है. समझ पा रहे हो, अगर ये लाइन ना लिखी होती कि इट इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मशीनरी, तो भाई मेरे, तो तुम इस 2,10,000 को क्या करते, तुम दोबारा ऐड कर लेते. आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को. ये प्राइस लिंक सब्सिडी क्यों है एंड हम इसको क्यों वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बना रहे. तो ये हमारी यहाँ हमें साथ साथ कैलकुलेट करते रहते हैं हम वॉस को. 10 लाख ये हम नहीं इंक्लूड करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं.
Subsidy received from an NGO for supply of machinery to old age home exclusive to supply of goods. अब भाई जाहिर सी बात है, एनजीओ से सब्सिडी मिल रही है तो क्या ये वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगी? जी बिल्कुल बनेगी, क्योंकि भाई सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से तुम्हें मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, तुम उसी केस में क्या करते हो, सब्सिडी को इंक्लूड नहीं करते। अदर केसेस में सब्सिडी वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनती ही बनती है। नेक्स्ट क्या है? टैक्स लेवल बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, बिल्कुल पार्ट बनेगा जी। सेक्शन कौन सा है? 15 टू ए। वो पढ़ते नहीं थे? एनी टैक्स ड्यूटी सेस फी अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी शैल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। ये वो वाला पॉइंट आ गया। पैकिंग चार्जेस ऐड होंगे, 101% ऐड होंगे। सर सेक्शन बता देते तो इसका सेक्शन है मेरे भाई 15(2)(c), incidental expenses, any expense incurred by supplier before delivery of goods shall form part of value of supply। आया याद कुछ? भाई सीधी सी बात है, जो भी तुम सप्लाई को करने के लिए कर रहे हो, जो भी तुम खर्चा कर रहे हो ताकि तुम सप्लाई कर सको गुड्स एंड सर्विसेज की, वो खर्चा तो वो एक्सपेंस तुम्हारा क्या बनेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा ही बनेगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो ठीक है यार, और तो कुछ इंक्लूड नहीं होगा। आगे लिखे द लिस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी इज आफ्टर कंसीडरिंग टू सब्सिडीज। ठीक है जी, वो ऑलरेडी हमको पता है कि भाई जो लिस्ट प्राइस मशीनरी का आ रहा है वो आफ्टर कंसीडरिंग द फैक्टर ऑफ सब्सिडीज आ रहा है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद तो भाई कह रहा है फर्दर कंपनीज प्रोवाइड फॉर इन्फॉर्मेशन परटेनिंग टू परचेजेस। ठीक है, उसके बाद तो ये परचेज की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो देखते हैं इसके बाद। लगाओ भाई जल्दी जल्दी इसका टोटल, मेरे भाइयों एंड मेरी सिस्टर्स, जल्दी जल्दी इसका टोटल लगाओ तुम लोग, लगाओ तुम लोग। भाई मेरा टोटल तो लग चुका है, ये टोटल हमारा आ गया 15,75,000। अब ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये हमारा वॉस आया है, ये हमारा आउटपुट टैक्स नहीं आया। इसके ऊपर तुम क्या करोगे? 18% लगाओगे, जो कि तुम्हारा आईजीएसटी का रेट है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इसकी तुम्हारी क्या आएगी? आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स आ जाएगा जो तुम्हें पे करना है। करो जल्दी जल्दी कैलकुलेट अपने साथ, मेरे साथ। कितना आ गया इसका 3% करके? 2,83,500। ये इसकी अमाउंट आ गई। इनफैक्ट यहाँ पे लिखी बना लेते हैं, तो भैया आउटपुट टैक्स की अमाउंट कितनी आ गई? 2,83,500। अब निकालनी है हमने आईटीसी की अमाउंट। ठीक है, आओ निकालें आईटीसी की अमाउंट। आई होप ये तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा किस तरह हमने वॉस कैलकुलेट किया एंड उसके ऊपर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किए। ये सब समझ आ गया होगा, मैं रेज कर रहा हूँ। Further, the company has provided the following information pertaining to purchases made and services availed by it in the respect of supply of said machinery। ठीक है जी, परचेजेस मेड एंड सर्विसेज अवेल्ड, कुल मिला के भाई इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल दे दी, जिससे हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? आईटीसी। ठीक है, रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्या भाई इसका आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो। भाई सीधी सी बात है, सेक्शन 16 की कंडीशंस क्या कहती हैं? जब तक तुम्हारे पास गुड्स रिसीव नहीं होते तब तक उसका आईटीसी ले नहीं सकते। गुड्स की पोजेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए, अगर पोजेशन नहीं है तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा। भाई सीधी सी बात है, इस केस में तुम लोग किस मंथ का कैलकुलेट कर रहे हो टैक्स पेबल? मंथ ऑफ मार्च का। हम खड़े हैं मार्च में, बट गुड्स तो आएंगे, रॉ मटेरियल आएगा कब? अप्रैल में। तो क्या मार्च के मंथ में अप्रैल वाले रॉ मटेरियल का आईटीसी ले पाएंगे? आंसर इज नो। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री नॉट ऑब्लिगेटेड टू बी प्रेजेंट इन लॉ। भाई जाहिर सी बात है, मेंबरशिप लिए क्लब की एम्प्लॉइज के लिए 17 सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 स्पेसिफिकली इसको क्या करता है? ब्लॉक करता है। तुम लोगों को पता ही है। नो। और कहीं बच्चा एग्जाम्पशन ना ले ले कि यार ये तो ऑब्लिगेटरी था अंडर लॉ, कहीं बच्चा एग्जाम्पशन ना लिखा है पेपर में कि यार ये तो ऑब्लिगेटरी था अंडर लॉ, मैं ये जूम करके चल रहा हूँ कि मैं इसका आईटीसी लूंगा, तभी भाई सीधी सी बात है आईसीए ने क्लैरिफाई कर दिया कि नॉट ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड इन लॉ। एग्जाम्पशन का काम ही खत्म किया इंस्टीट्यूट ने, जो कि बिल्कुल सही किया, ताकि मल्टीपल आंसर्स ना हो, एक ही यूनिफॉर्म आंसर रहे। तो इसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट, इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 6 लॉट्स आउट ऑफ व्हिच फर्स्ट लॉट वाज रिसीव्ड इन द मंथ। लॉजिक सेक्शन 16 फिर से आ गया। क्या पढ़ते थे हम लॉट्स वाले केस में कि भाई आईटीसी जो है वो तभी वो कब मिलेगा? ऑन द रिसीट ऑफ लास्ट लॉट। 4 लॉट हैं, 1 2 3 4। जब तक फोर्थ लॉट मेरे को रिसीव नहीं होता तो भैया उस तब तक
तुम लोग आईटीसी नहीं अवेल कर पाओगे। अब 6 स्लॉट्स हैं, आया तुम्हारे पास 1 लॉट है, तो क्या आईटीसी अवेल कर पाओगे? आंसर इज नो। ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अभी सीधी सी बात है, ट्रक्स हैं, तुमने ट्रक परचेज किया, क्या करने के लिए? रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्या इसका आईटीसी मिलेगा? इसका मिल जाएगा आईटीसी, यस। भले ही मोटर व्हीकल है, आई एग्री, भले ही ये मोटर व्हीकल है, बट सर क्या ये मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है? क्या ये मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है? आंसर इज नो। भाई ट्रक का डिजाइन, ट्रक का क्या काम है? ट्रक का पर्पस क्या है? हम रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हम कोई पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी ना कर रहे हैं कि आईटीसी को ब्लॉक करते फिरें। समझ पा रहे हो कि क्यों आईटीसी मिला? कि बिकॉज हम जो बिकॉज ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कर रहे हैं। सो भाई सीधी सी बात है, इस केस में आईटीसी तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, इसका मिल जाएगा, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, रुको, ये मिल जाएगा। आगे चलते हैं। Capital goods out of 3 items, invoice for 2 items is missing and GST paid on those items is 2,82,000. ओके ओके, भाई सीधी सी बात है, इस तरह के एडजस्टमेंट हमने अपने स्टडी मैट वाले क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे वैल्यू सप्लाई के तुम लोगों को, उसमें भी मेरे को तो याद है कि इस तरह के एडजस्टमेंट मैंने करवाई हुई है। भाई सीधी सी बात है, क्या कंडीशन है? सेक्शन 16 फिर से आ गया। क्या कहता है सेक्शन 16? मानो तुम्हारे पास गुड्स हैं, तुम्हारी पोजेशन में गुड्स हैं, पर क्या तुम्हारे पास उन गुड्स का टैक्स इनवॉइस है? याद करो सेक्शन 16 की फर्स्ट कंडीशन, पोजेशन ऑफ अ वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। भाई जब तक तुम्हारे पास पोजेशन नहीं है वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, क्या तुम लोग आईटीसी वेल कर पाओगे? आंसर इज बिग बिग नो, नहीं कर सकते सर। और यही तो हम पढ़ के आ रहे हैं आईटीसी वाले चैप्टर में। सो बट एक चीज याद इस पॉइंट में देखो कि यार 3 आइटम्स थी, 2 आइटम्स का मिसिंग है, एक का तो हमारे पास है, 2 का मिसिंग है ना, एक का हमारे पास है। और उन 2 के केस में कितना हमने जीएसटी पे किया है? 2,82,000 का। यानी कि रिमेनिंग आईटी, अब 2,82,000 को तुम अवेल नहीं कर सकते, क्यों? तुम्हारे पास इनवॉइस नहीं है। बट सर जो रिमेनिंग आईटीसी बच गया, ठीक है, वो तो हम अवेल कर सकते हैं ना। आंसर इज यस। तो कितना रिमेनिंग बच गया? 3,50,000 से माइनस करो अपने कैलकुलेटर पर, कितना आ गया यार? 68,000। तो यार यानी कि तुम 68,000 का आईटीसी क्या कर सकते हो? ले सकते हो। तो एक होगा हमारा 1,50,000, एक होगा 68,000 एंड एग्रीगेट ऑफ बोथ कम्स टू 2,18,000। सो यानी कि भाई जो टोटल आईटीसी तुम लोग अवेल कर सकते हो वो कितना कर सकते हो? 2,18,000 का कर सकते हो। लो जी, हमारा क्वेश्चन, हम तो एंड पे आगे क्वेश्चन हमने सारा रीड कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? नेट जीएसटी पेपर इन कैश निकाल दो। भाई आउटपुट टैक्स हमने इतना निकाला था क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, आईटीसी अब कितना निकाल के आ रहे हैं? 2,18,000 का। जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ गया तुम्हारा? जीएसटी पेपर इन कैश। देखो जल्दी जल्दी बताओ कितना आ गया, तुम लोग कैलकुलेट करो अपने घर पे बैठकर। 283,500 माइनस 218 एंड द अमाउंट कम्स टू 65,500, 65,500 रुपीज के आ गया जीएसटी, जो अमेज लिमिटेड वालों को कैश में पे करवाना पड़ेगा। आई होप क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एक बार आंसर चेक कर लें, क्या हमने सही किया है या कुछ गलत तो नहीं? देखते हैं देखते हैं, तीन आंसर हमारा बिल्कुल सही है मित्रों, बिल्कुल सही हमारा आंसर है मेरे भाइयों एंड मेरी बहनों, बिल्कुल सही आंसर 65,500। हम वी आर राइट, यही हमारा आउटपुट टैक्स था, यही हमारा आईटीसी था, यही हमारा लिबिलिटी है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में प्रेजेंट इसी तरह करके आना जिस तरह ये प्रेजेंट हुआ पड़ा है। ठीक है, हमने भी बेसिकली इसी तरह किया है। देखो पहले आउटपुट टैक्स निकाल लिया पूरा का पूरा, पहले देखो वॉस निकाला, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये आ गया था वॉस। इसके बाद इसके ऊपर 18% लगा के हमने ये 283,500 का हमने क्या निकाला था? अपना आउटपुट टैक्स निकाला। फिर इन्होंने क्या किया, सेकंड पार्ट में क्या किया, ये निकाल दिया 2,18,000 का आईटीसी।
राइट? ये रीजनिंग देते रहना साथ साथ में, ये जो रीजन दिखे पड़े हैं मार्क्स इस रीजनिंग के ही हैं, ये क्यों अवेल कर रहे हैं, क्यों अवेल नहीं कर पा रहे। ये प्लीज इस रीजन को अच्छी तरह लिख के आना एग्जाम में, अगर फुल मार्क्स चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। एंड ऊपर इन्हें इस क्वेश्चन ने क्या क्या समरी बना दी, बहुत सही तरीके से प्रेजेंटेशन है आंसर की, इसी तरह प्रेजेंट करके आना, पक्के पक्के पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल ही कोई गुंजाइश नहीं है मार्क्स कट जाए किसी तरीके से। आइए चलते हैं क्वेश्चन बी पर, इसके बी पार्ट पे क्वेश्चन के। आई होप क्वेश्चन ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन कुछ था नहीं इसमें। बी पार्ट क्या करना है जी, बी पार्ट में हमने डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय स्टैप। ओके भाई, इस केस में भी हमने क्या निकालना है, वॉस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, और निकाले वॉस को। स्टैप लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर हैज सप्लाइड मशीनरी टू डिफेंड लिमिटेड, ठीक है जी। स्टैप ने क्या किया, डिफेंड स्टैप ने क्या किया, डिफेंड को मशीनरी सप्लाई कर दी, ठीक है। इट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ओके, कुछ इंफॉर्मेशन दी है स्टैप ने, यहाँ मैं निकाल दूंगा वॉस, ठीक है। प्राइस ऑफ मशीनरी क्या पार्ट बनेगा वॉस का, आंसर इज यस। भाई ट्रांजैक्शन प्राइस बेसिक्स 15 1 बनना ही बनना है, तो उसके बाद क्या करा है, सेकंड पार्ट, पार्ट फिटेड इन मशीनरी एट द प्रेमिसेस ऑफ डिफेंड लिमिटेड, ठीक है। अमाउंट हैज बीन पेड बाय डिफेंड लिमिटेड डायरेक्टली टू द सप्लायर, ओके। However, it was Sharp Limited's ability to pay the said amount. The said amount has not been recorded in the invoice issued by Sharp Limited. 15(2)(b). 15(2)(b) कुछ याद आया? Any expense that was liable to be incurred by the supplier, but that has been incurred by the recipient of the supply, shall form part of value of supply, no matter that has been included in the invoice or not. भाई सीधी सी बात है, वो एक्सपेंस जो लायबिलिटी किसकी थी, सप्लायर की, बट डिस्चार्ज किसने कर दी, रेसिपेंट ने, क्या वो वॉस का पार्ट बनेगा, आंसर इज यस। 15(2)(b, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो अमाउंट है उसको इनवॉइस के ऊपर रिकॉर्ड किया या नहीं किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी लायबिलिटी थी, तुमने क्यों नहीं पे किया, उसने पे किया, तो क्या ये वॉस का पार्ट बनेगा, आंसर इज 101% बनेगा सर। 2 जी प्लस 20,000 कर लो। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस फॉर मशीनरी नॉट इंक्लूडेड प्राइस। भाई सीधी सी बात है, क्या लग गया, 15(2)(c), incidental expenses, any expense incurred by supplier before delivery of goods shall form part of value of supply, इंक्लूड हो गया। कुछ नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है, लो खत्म ही होने को आया क्वेश्चन। डिस्काउंट रेटेड 2% ऑन प्राइस ऑन मशीनरी मेंशन एट सीरियल नंबर 1 रिकॉर्डेड इनवॉइस। इस सिर्फ इस वाले पॉइंट में ध्यान देने वाली बात क्या है, ऑन द प्राइस ऑफ मशीनरी मेंशनड एट सीरियल नंबर 1 रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। अब बच्चा पता है क्या करता है, अब बच्चा क्या करता है, इन तीनों को टोटल लगाना जरा, कितना आ गया, 20 25 45, ये आ गया हमारा 5,95,000। अब बच्चा क्या करेगा, जल्दी जल्दी फ्लो में उसने देखा कि इजी सा क्वेश्चन है वैल्यू सप्लाई का, बच्चे कह रहा है फ्री के 5 नंबर मिल रहे हैं, बस समेट लूं कहीं ना कहीं से, बच्चा लग गया अपनी फ्लो फ्लो में करने। वो फ्लो फ्लो में क्या करेगा, ये 595 के ऊपर 2% लगा देगा, जो कि गलत है। क्यों, बिकॉज 2% का जो डिस्काउंट है वो लोग किसके ऊपर आए, प्राइस ऑफ द मशीनरी विच इज मेंशन एट सीरियल नंबर 1। भाई प्राइस ये है मशीनरी का, जो तुम निकाल रहे हो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हो, प्राइस नहीं निकाल रहे मशीनरी का, प्राइस ये है, यानी कि 2% का जो डिस्काउंट है इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ना कि जो तुमने निकाला ये 5,95,000। तो गाइज जब भी तुम लोग एग्जाम में कर रहे हो इस तरह का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी बात है अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन है, बट होश मत खोना, ठीक है, जो जोश में अपने होश मत खोना। तो भाई डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 5,50,000 इंटू 2%, विच कम्स टू 11,000, ये माइनस होगा। उसके बाद क्या है, लास्ट पॉइंट, स्टैप लिमिटेड प्रोवाइड्स एडिशनल डिस्काउंट एट रेट 1% इन ईयर एंड, ठीक है जी, based on additional purchase of other machinery for which adjustment is made at the end of financial year without any change in individual transactions। भाई ये एग्जांपल है किसकी,
पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स की। अब वो क्या कह रहा है, भाई एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा 1% एट ईयर एंड। ये शार्प लिमिटेड प्रोवाइड करती है, उनका उनका एक बेसिकली एक तरह का पॉलिसी है। शार्प लिमिटेड प्रोवाइड्स एडिशनल डिस्काउंट 1% एट ईयर एंड। साल जब खत्म हो जाता है उसके बाद वो 1% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा एडिशनल परचेज करता है मशीनरी की, ठीक है, बट हमारे लिए सर क्या मैटर करता है कि यार क्या ये डिस्काउंट जो है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, क्या ये डिडक्ट होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई से या नहीं होगा। तो इस केस में सर दो कंडीशंस थी। क्या कंडीशन थी, मेरी बहनें बताएंगी आज कि क्या कंडीशन थी। तो भैया इस केस में दो कंडीशन थी जो इतना हमें याद आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन थी कि यार इनवॉइस वाइज वर्किंग तुम लोग कर पा रहे हो। इनवॉइस वाइज वर्किंग, एग्जैक्टली, दैट इज लिंकिंग विद इनवॉइसेस। तुम लोग बेसिकली इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को लिंक कर पा रहे हो कि तुम लोग बेसिकली सॉर्ट कर पा रहे हो कि यार इस ट्रांजैक्शन पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, इस वाले इनवॉइस पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, एंड सो ऑन। दूसरी कंडीशन क्या थी कि भाई प्रपोर्शन आईटीसी जो है वो रिवर्स कर दे कौन, रेसिपेंट। प्रपोर्शन आईटीसी जो है वो रिवर्स कर दे कौन, रेसिपेंट। एंड थर्ड कंडीशन क्या थी कि भाई ऑलरेडी तुम्हारे बीच ये डिस्काउंट जो तुम दे रहे हो ये ऑलरेडी एंटर हो चुका किसी एग्रीमेंट में बिफोर और एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सप्लाई। तो भाई सीधी सी बात है, इस केस में अगर तुम देखोगे तो शार्प लिमिटेड प्रोवाइड करते हैं एडिशनल डिस्काउंट, ये उनकी पॉलिसी है, यानी कि एग्रीमेंट तो है, ये तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब आईटीसी की आईटीसी वाली बात किसने की, वो प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स कर रहा है नहीं कर रहा उसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ, पहली चीज। पर उसको भी छोड़ो, मैं तो कहता हूँ फिर भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उस कंडीशन तक पहुंचने की बात ही नहीं आती। क्यों सर, लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, क्वेश्चन की तुम लोग लास्ट लाइन पढ़ो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी चेंज इन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस। भाई वो किसी जब एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, भाई वो किसी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की वर्किंग ही नहीं कर रहे, वो इनवॉइस वाइज लिंकिंग ही नहीं कर रहे, वो देख नहीं रहे कि भाई ये इनवॉइस मैंने इस डेट को इशू किया, ये इस डेट को इशू किया, इसके ऊपर इतना डिस्काउंट बनेगा, अच्छा इसके ऊपर इतना डिस्काउंट माइनस करना है, ना जी ना। वो कर नहीं रहे इनवॉइस वाइज वर्किंग, वो क्या कर रहे हैं, चल ठीक है यार इतना तेरा देना रहता है, इतना इतना मेरा लेना रहता है, डिस्काउंट माइनस कर दे, हम आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। तो भाई क्या इस केस में इनवॉइस वाइज वर्किंग इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन वाइज वर्किंग कर पा रहे हैं, आंसर इज नो। साफ क्वेश्चन ने लिख दिया, एडजस्टमेंट इज मेड विदाउट एनी चेंज इन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। और भाई जब तुम इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की वर्किंग ही नहीं कर पा रहे तो आईटीसी की बात ही खत्म होगी। जब तुम्हें यही नहीं पता लग रहा कि तुम वर्किंग ही नहीं कर रहे इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की, ठीक है, तो सामने वाला बंदा रेस्टोरेंट क्या आईटीसी को रिवर्स करेगा, आईटीसी को रिवर्स करने की बात ही नहीं आती। उसको खुद को ही नहीं पता कि मेरे को कितना आईटीसी रिवर्स करना है, किस इनवॉइस पे कितना करना है। प्रोपोर्शनल आईटीसी तो वो निकाल ही नहीं पा रहा प्रोपोर्शनल आईटीसी। तो क्या इस केस में जो डिस्काउंट है क्या माइनस करेंगे, आंसर इज नो। भाई इस केस में जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है वो डिडक्ट नहीं होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई से। आई होप तुम्हें रीजन समझ आया होगा। तो बस कैलकुलेट कर लो कितना आ गया अब आंसर हमारा, 5,95,000 माइनस 11,000 कितना आ गया, 5,84,000। राइट। इजी क्वेश्चन, देख के आंसर क्या था इस क्वेश्चन का। यो, आंसर इज राइट, ये 5,84,000। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा ये आंसर भी। चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब तुम लोग खुद एनालाइज करो यार, ये तुम्हारा कंपलसरी क्वेश्चन था जो 15 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन है कंपलसरी क्वेश्चन, फ्री के 15 मार्क्स हैं, फ्री के। हमें कितना ही टाइम लगा है, देखूं तो अगर मैं आधा घंटा, आधा घंटा भी तो लगा, बिकॉज तुम लोगों को मैं समझा रहा हूँ, तुम लोगों को इतनी रीजनिंग दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तुम लोग खुद सोचो अगर तुम इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में करो तो हार्डली यार 20 मिनट लगे, 15-20 मिनट लगे हार्डली, मैक्स 15 to 20, मैक्स 15-17 मिनट्स में क्वेश्चन खत्म हो सकता है मैक्सिमम, पूरा का पूरा दोनों पार्ट्स। भाई सीधी सी बात है, फ्री के नंबर है यार।
अगर इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए भाई तो लॉटरी निकल गई तुम लोगों की बस। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा यार, कंपलसरी क्वेश्चन वो भी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। Examine whether the activity of importer services in the following independent cases would amount to supply under section 7 of CGST Act 2017। क्या सप्लाई है या नहीं है ये तुम लोगों को बताना है इन द फॉलोइंग केसेस। आइए देखते हैं भाई क्या क्या केसेस हैं। अब क्वेश्चन ने तुम्हें बेसिकली बता दिया कि यार ये एक्टिविटी किसकी, इंपोर्ट और सर्विस की। जब इंपोर्ट और सर्विस तुम लोगों ने सुना तो तुम्हारे दिमाग में 2 पॉइंट्स अपने आप आ जाने चाहिए, शेड्यूल 1 और एक सेक्शन 7 का जो इंपोर्ट वाला पॉइंट था। सर जो अपना सेक्शन 7 का इंपोर्ट वाला पॉइंट है वो क्या कहता है कि भाई इंपोर्ट और सर्विसेज made for consideration whether or not in the course or furtherance of business shall be treated as supply। भाई कंसिडरेशन है अगर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे बिजनेस पर्पस हो चाहे नॉन बिजनेस पर्पस हो चाहे पर्सनल यूज हो, तुमने इंपोर्ट करवाया सर्विस का और कंसिडरेशन भी दी है, हम सप्लाई मान लेंगे। सेक्शन 7 याद आया कुछ? Amazon प्राइम मैंने एग्जांपल दी थी अपनी क्लासेस में भी, ठीक है। अब आओ देखते हैं या एंड हाँ, अगर शेड्यूल वन की बात करूं, शेड्यूल वन क्या कहता है, क्या कहता है सर शेड्यूल वन, भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन भी हम सप्लाई मान लेंगे, नहीं तुमने पे किया कोई फर्क नहीं पड़ता हम फिर भी सप्लाई मान लेंगे, पर दैट इंपोर्ट ऑफ सर्विस शुड बी फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, तुम्हारा रिश्तेदार हो, रिलेटेड पर्सन हो, एज पर द जीएसटी लॉ रिलेटेड पर्सन हो, एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, और वो इंपोर्ट तुमने अपने बिजनेस पर्पस के लिए ही इंपोर्ट करवाया, पर्सनल नहीं चलेगा इसमें। आओ देखते हैं। मिस शनाया रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर रेजिडेंस लोकेटेड बैंड्रा मुंबई फ्रॉम हर ब्रदर। बस पहली बात तो तुम लोग मेरी एक बात सुन लो, आगे क्वेश्चन तो चलो पढ़ ही लूंगा, बट भाई मेरी तो बात यहीं पे खत्म होगी। क्यों सर? उसने जो इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस इंपोर्ट की है फॉर हर रेजिडेंस, यानी कि भाई पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पस। तो भाई सीधी सी बात है, पर्सनल पर्पस है, यानी कि इस केस में ये सप्लाई तभी बनेगा अगर इस केस में कंसिडरेशन पे हो रही है, अगर इस केस में कंसिडरेशन पे हो रही है तो ये हमारा सप्लाई बनेगा, अदरवाइज ये सप्लाई ही नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल 1 से तो बाहर ही निकल गया, शेड्यूल 1 की तो कंडीशन इसने वॉलेट कर दी कि शेड्यूल 1 तो ये कहता है कि भाई बिजनेस पर्पस के लिए हो, ये तो है पर्सनल पर्पस के लिए। आओ देखें आगे, फ्रॉम हर ब्रदर, ठीक है रिलेटेड पर्सन से खरीदा मिस्टर डेविड से, सिडनी में रह रहे हैं भैया, होली डिपेंडेंट ऑन मिस्टर आया, ओके भाई। ये भी तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि यार हमारा जो ब्रदर है, ब्रदर सिस्टर है, वो तभी ब्रदर सिस्टर मदर फादर वो तभी डिपेंडेंट होंगे अगर, सॉरी, वो तभी रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे इफ दे आर होली डिपेंडेंट ऑन यू। ये तुम लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में। फर्दर मिशन आया, डिड नॉट पे एनी कंसीडरेशन फॉर द सेट सर्विस। दीदी क्या बात कर दी आपने, छोटा भाई हूँ आपका दीदी, मैं आपसे पैसे लूंगा शनाया दी, मैं आपसे पैसे लूंगा, हद कर रहे हो शनाया दी। भाई शनाया दी का छोटा भाई है मिस्टर डेविड, अपनी बहन से थोड़ी ना पैसे लेगा यार, सीधी सी बात है। तो भाई जो आखिरी उम्मीद थी हमारी सप्लाई बनाने की इस चीज को, वो भी इस लाइन के साथ खत्म हो चुकी। इंपोर्ट और सर्विस जरूर कर रहे हैं हम रिलेटेड पर्सन से, मान लिया, बट ना ही शेड्यूल 1 में कवर हुई, क्यों? पर्सनल पर्पस है। ना ही जनरल जो सेक्शन 7 में लिखा है अपना इंपोर्ट और सर्विस के रिगार्डिंग, ना उसमें कवर हुई अपने सब सेक्शन में। क्यों? क्योंकि भाई वो कहता है कंसिडरेशन के लिए, वो इस केस में कंसिडरेशन नहीं है, तो भाई किसी भी एंगल से ये सप्लाई नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, will your answer change in the above case if Miss Shania has taken interior decoration services with regard to her business premises and not her residence? जी हाँ, तो ये सप्लाई हो जाएगा सर, बिकॉज ये शेड्यूल 1 में कवर हो गया। क्यों? कंसिडरेशन है? नहीं है। रिलेटेड पर्सन है? हाँ है। क्यों? उसका भैया डेविड से उसका रिलेटेड पर्सन है, होली डिपेंडेंट है। क्या बिजनेस यूज भी है? आंसर इज यस, बिजनेस यूज भी है। तो भाई इस केस में ये जो एक्टिविटी है, सेकंड पॉइंट है, ये हमारा शेड्यूल 1 में कवर हो रहा है।
तो क्या ये सप्लाई होगा? आंसर इज यस। सेकंड पार्ट में सर सप्लाई हो जाएगा, बट फर्स्ट पार्ट में नहीं सप्लाई होगा। इजी, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में भी। और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर बी। आई होप क्लियर हो गया होगा, दोनों पार्ट्स में क्लियर हो गए होंगे। ब्रीफली एग्जामिन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ठीक है जी। रंगी ट्रांसपोर्टर्स, रंगी सारी क्वेश्चन ही करते हैं, गाना बाद में गाएंगे। रंगी ट्रांसपोर्टर्स रजिस्टर्ड जीटीए प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू तनेजा एंड तनेजा कंपनी, ओके, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है जी। तनेजा एंड तनेजा पेड 8,000 टू रंगी सारी, सॉरी, रंगी ट्रांसपोर्टर्स एज कंसिडरेशन। अब भाई सीधी सी बात है, रंगी हमारे रंगी, मैं रंगी सारी बोलूंगा इसे यार, रंगी सारी जी जो है हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, जीटीए हैं, इन्होंने सर्विस किसको दी? अपनी जीटीए की सर्विस किसको दी? रंगी सर्विस, रंगी सारी सर्विसेज वालों ने भाई तनेजा एंड तनेजा को। तनेजा एंड तनेजा क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म है, बट अनरजिस्टर्ड है। भाई अब इस केस में क्वेश्चन तुमसे क्यों पूछ रहे कि एक्सप्रेस वैल्यू सप्लाई कैलकुलेट करो? कुल मिला के बेसिकली क्वेश्चन इशारा कर रहा है तुम्हें एग्जाम्पशन की तरफ, एग्जाम्पशन की तरफ क्वेश्चन तुम्हें इशारा कर रहा है। अब तुम लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि भाई अगर जीटीए सर्विस, जीटीए अपनी सर्विसेज दे रहा है किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अगर जीटीए अपनी सर्विस किसको देता है? किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है, तो भाई उसके इसमें स्पेसिफिकली एग्जाम्पशन वाली लिस्ट में एग्जाम्प्ट की हुई है ये सर्विस, उस केस में भाई जीएसटी नहीं लगेगा, सर्विस का है, एग्जाम्प्ट है। बट भाई सीधी सी बात है, माना हमने कि भाई जीटीए अपनी सर्विस दे रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ये हम मान गए। जीटीए प्रोवाइडेड किस सर्विस किसको दे रहा है? प्रोवाइड कर रहा है सर्विस अपनी किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। बट भाई बट वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है कौन? पार्टनरशिप फर्म। एंड पार्टनरशिप फर्म जो है भाई एक्सेप्शन है इस चीज की, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, ये नहीं चलेगा। पार्टनरशिप फर्म होगी, कंपनी होगी, एओपी होगी, एलएलपी हो गई, ठीक है, फैक्ट्री रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, याद आया कुछ आरसीएम वाली लिस्ट है जो, एलएलपी हो गई। भाई ये एक्सेप्शन है इसकी, इसकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है नहीं है, तुम्हारी कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं है, एलएलपी रजिस्टर्ड है नहीं है, फैक्ट्री रजिस्टर्ड है नहीं है। आंसर इज भाई हम तो सीधी सी बात है, अगर तुम एक फैक्ट्री हो, अगर तुम एक कंपनी हो, अगर तुम एक पार्टनरशिप फर्म हो, अगर तुम एलएलपी हो, तो भाई सीधी सी बात है, चाहे तुम रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, सप्लाई तो मानी जाएगी एंड टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी, यानी कि इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो भाई सीधी सी बात है, इसके इस केस में तुम्हारी टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई क्या आ जाएगी? ₹8,000, बिकॉज ये तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई है, तुम्हारी ₹8,000 इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अनरजिस्टर्ड पर्सन देख के कंफ्यूज मत होना, पार्टनरशिप फर्म ये एक्सेप्शन है इसकी, इस एग्जाम्पशन की, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अमीश हॉस्पिटल प्रोवाइडेड सर्विसेज इन स्काई नेटल इंटेंसिव केयर, ओके जी, फॉर 2 days, for which 12,000 are charged per day from Mr. Chaman for his new born son Rohit, ओके। भाई कुल मिला के सीधी सी बात है, बेबी बॉस का जन्म हुआ है, बॉस बेबी, बेबी बॉस, जो मर्जी कह लो। भाई बेबी बॉस धरती पर आ चुके हैं, बेबी बॉस ने धरती पर जन्म ले लिया है रोहित के घर पर, सॉरी, बेबी बॉस का नाम रोहित है एंड मिस्टर चमन के घर पर ले लिया उन्होंने जन्म। बट भाई हमने जन्म से क्या लेना है? अच्छी बात है, खुशियां हैं चारों तरफ, पर क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? फॉर द टाइमिंग हम उसकी बात करेंगे, खुशियों की बात बाद में करेंगे। वही इंटेंसिव केयर, याद आया कुछ? ये इंटेंसिव केयर जो वर्ड है ना बॉस, ये वाला, इसकी गेम है इस पॉइंट में, सिर्फ और सिर्फ इसकी गेम है, और किसी चीज की गेम नहीं है इस वाले केस में। याद करो एग्जाम्पशन की वो लिस्ट, कि भाई अगर हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंटेंसिव केयर यूनिट की, बाय वे ऑफ इंटेंसिव केयर यूनिट, तो भाई वो सर्विसेज क्या होंगी? एग्जाम्प्ट होगी, वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ये जो 12,000 की लिमिट दे रहे हैं ना, ये किस केस में दे रहा है? उस केस में क्या था, अदर देन अपना आईसीयू हो गया, या अपने ये जो भी क्रिटिकल यूनिट हो गया, इस तरह की जो लिस्ट थी अपनी,
बस तुम ये वर्ड याद रखो यार, इंटेंसिव केयर, बस इस वर्ड को याद रखो, ठीक है? इंटेंसिव केयर में हो, क्रिटिकल यूनिट में हो, ठीक है? अगर इस तरह की तुम कोई सर्विस दे हॉस्पिटल दे रहा है तो भाई उसके इसमें जीएसटी नहीं लगेगा, बस ये। इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू जो होता है ना, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू की फुल फॉर्म यही तो होती है, आईसीयू। तो इसको याद रखो, इंटेंसिव केयर को याद रखो बस। अगर इंटेंसिव केयर देख लिया तो भाई जीएसटी नहीं लगेगा, ज्यादा मत सोचो, ठीक है? आई नो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कंफ्यूज हो जाता है, पर तुम एक ट्रिक बता रहा हूँ इस चीज की। इंटेंसिव केयर वाला अगर तुमने देखा ना, कुछ ना याद करना ज्यादा, बस इंटेंसिव केयर देख लेना, आईसीयू इंटेंसिव केयर, ठीक है? अगर है तो भाई जीएसटी नहीं लगेगा, बस बात खत्म, ज्यादा सोचना मत। आज खुद मैं खुद अंडरस्टैंड करता हूँ यार, बहुत दिक्कत है इस बड़ी सारी लिस्ट को याद करने की, एग्जाम्पशन है ही बहुत ज्यादा, बट हार नहीं मानेंगे हम, मेमोरी टेक्निक यूज कर लेंगे, ट्रिक्स यूज कर लेंगे, अगर दिक्कत ज्यादा आ रही है, बट याद तो जरूर करेंगे। तो सर ये है सप्लाई टैक्सेबल वाली, और ये क्या है सर? एग्जम्प्ट। आई होप क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ये वाला भी। चलते हैं भाई अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, आइए जल्दी जल्दी थर्ड क्वेश्चन को भी करें क्लोज। डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस, ओके। टॉस निकालना है, क्या निकालना है सर? टॉस, टाइम ऑफ सप्लाई। देखिए भाई क्या है टॉस। GPD and company carried out service of cleaning and repairs of tanks in an apartment complex for which the apartment owners association showed a payment in cash on 4th April to them against work of this description, okay। भाई सबसे पहली बात तो मेरे को पता लग गया कि इस केस में हो क्या रहा है, सर्विस, सर्विस की बात हो रही है, ठीक है? सर्विस की बात हो रही है इस केस में। अब भाई एक बात हमेशा याद रखना, मैंने अपने जो क्वेश्चन वीडियो है उसमें भी मैंने बताया था, टॉस के केस में 4 केसेस है, टाइम ऑफ सप्लाई में 4 केसेस पढ़ते हो तुम लोग, क्या पढ़ते हो? गुड्स एंड सर्विस, FCM, RCM, सेम हेयर, ये बनते हैं तुम्हारे 4 केसेस टोटल। अब इतना कुछ है, ठीक है? किसी में डेट ऑफ पेमेंट है, किसी में अर्लियर ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, किसी में प्रोविजन ऑफ सर्विस है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है? बट सीधी सी बात है, अपने ब्रेन को बेसिकली बाइफरकेट करो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, आई मीन टू से सॉर्ट करो अपने ब्रेन को। और सीधी सी बात है, तुमने देखा कि भाई सर्विस की बात हो रही है, यानी कि गुड्स, जो गुड्स का था उसकी प्रोविजन फॉर द टाइमिंग भूल जाओ अपने दिमाग से, हमने नहीं याद रखना गुड्स का, हमारा क्वेश्चन सर्विस का है, हम सर्विस पे पूरा का पूरा फोकस रखेंगे। फिर देखो फॉरवर्ड चार्ज में कवर है सर्विस या अंडर रिवर्स चार्ज कवर है। अबे क्लीनिंग एंड रिपेयर ऑफ टैंक्स की सर्विस मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी रिवर्स चार्ज में, ना ही तुमने पढ़ी है। तो सर ये क्या है, ये किसकी बात कर रहा है? FCM ऑफ सर्विस। सर्विस के केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में भैया टॉस निकालना, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना तुम लोगों ने। इस तरह अपने बेसिकली क्वेश्चन को स्ट्रीमलाइन करो, समझ रहे हो? अब याद करो भाई, टॉस सर्विस के केस में अंडर फॉरवर्ड चार्ज कैसे निकलता है? क्या प्रोविजन प्रोविजन थी टाइम ऑफ सप्लाई टॉस की अंडर सर्विस फॉरवर्ड चार्ज? भाई इनवॉइस इशू कर दिया एज पर टाइम लिमिट सेक्शन 31, या इनवॉइस इशू नहीं किया एज पर दिस टाइम लिमिट। भाई अगर तो तुमने इनवॉइस इशू कर दिया, तुम हो क्या हो? गुड बॉय। इफ यू आर गुड बॉय और गर्ल, तुम अच्छे बच्चे हो, यानी कि भाई तुमने इनवॉइस इशू कर दिया विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31, टॉस क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और DOP डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अदरवाइज अगर इनवॉइस इशू तुमने नहीं किया विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। तो भाई डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, या फिर
DOP, date of payment, whichever is earlier. आया कुछ याद? आओ देखें कि या हमारे केस में जो इनवॉइस है वो एज पर टाइम लिमिट इशू हो गया या नहीं हुआ। आओ चेक करते हैं हमारे केस में जो है। भाई सीधी सी बात है, जीपीएन कंपनी वाले हैं, देखो द डेट्स ऑफ द वर्क ऑन आर नॉट क्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ जीपीएन कंपनी। भाई जिस दिन काम किया वो डेट ही नहीं पता, क्लियर नहीं हो रहा, यानी कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस तो हमारे पास है ही नहीं क्वेश्चन में, हमें पता ही नहीं लग पा रहा। उसके बाद क्या कह रहा है, अब तुम खुद सोचो, जब तुम्हारे पास डेट ऑफ, अब सेक्शन 31 क्या कहता है कि भाई इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। जब सर्विस तुमने सप्लाई कर दी, जिस दिन तुमने सर्विस सप्लाई कर दी, प्रोविजन ऑफ सर्विस कर दी, उसके उसके 30 डेज के अंदर अंदर भाई इनवॉइस भी इशू कर दो। अब भाई जब हमारे पास डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ही नहीं है तो विद इन 30 डेज कैसे कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग? बात तो सर सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। हैव नॉट इशूड एन इनवॉइस और एंटर्ड द पेमेंट, ओहो, ना ही की पेमेंट, ना ही इशू किया इनवॉइस, ना ही प्रोविजन ऑफ सर्विस है। भाई क्वेश्चन ने तुम्हें को दिया ही नहीं है, ना ही डीओपी दी, ना ही डेट ऑफ इनवॉइस दी, ना ही डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस दी। तो भाई इस केस में टॉस कैलकुलेट कैसे करोगे? तो भाई याद करो अपना सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, क्या कहता था कि जब सभी दिशाएं बंद हो जाएं, जब कोई भी दिशा अपने पास तुम लोगों को आने से इनकार कर दे, कोई भी दिशा में तुम लोगों का जाना नहीं हो पा रहा, सभी रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं तुम लोगों के लिए, तब एक रास्ता खुलता है, रेजिडुअल। अब करें क्या जब है ही नहीं? कोई सीधी सी बात है, इसके में टॉस क्या होगा? द डेट ऑन विच सर्विस इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ रेसिपेंट। आया याद कुछ? भाई जिस दिन रेसिपेंट ने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली कि यार हाँ मैंने इस दिन सर्विस ली है, यही एक ऑप्शन बचता है। तो इसी डेट को भाई तुम लोग क्या मान लो? टाइम ऑफ सप्लाई। उसी डेट को तुम लोग मान लोगे कि टॉस हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। कैसे निकाल रहे हैं? हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। ये तो प्रोविजन कहती है, ये तो सेक्शन कहता है तुम्हारा सेक्शन 13 कि अगर तुम्हारे पास ना ही डेट ऑफ सर्विस है, ना ही तुम्हारे पास डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, ना ही तुम्हारे पास डेट ऑफ पेमेंट है, कब पेमेंट आई, कब बुक्स में अकाउंट एंट्री की पेमेंट की, कब डेबिट हुआ, कब क्रेडिट हुआ, कुछ भी नहीं है। तो भाई उस केस में तुम्हारा टॉस क्या होगा? द डेट ऑन विच द सर्विस इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ रेसिपेंट। एंड भाई हमारे केस में जो रेसिपेंट ने सर्विस एंटर की है वो कब की है अपनी बुक्स में? देखो, शोड पेमेंट ऑफ कैश इन 4th अप्रैल टू देम अगेंस्ट वर्क ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। तो सर यानी कि हमारे केस में 4th अप्रैल क्या हो जाएगा तुम्हारा? टॉस। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन का? गैस इज सप्लाइड बाय पाइपलाइन टू द रेसिपेंट, ठीक है जी। द सप्लाई इज टू बी मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। भाई गैस सप्लाई हो रही है, एक साल तक, 1 साल तक तुमने सप्लाई करना है। अब सीधी सी बात है, सप्लाई ऑफ गैस क्या है? पहली बात तो सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड अगर तुम कोई सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो विच एक्सीड्स 3 मंथ, 3 महीने से ज्यादा तुम किसी सर्विस को सप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या बन जाती है फिर? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। यही पढ़ के आ रहे हैं हम सभी सेक्शन 13 में, ठीक है। एंड कंटिन्यूस सप्लाई के केस में भी टॉस कैसे निकलता है? कैसे निकालोगे टाइम ऑफ सप्लाई? सर टॉस क्या होगा? क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई सर? भाई इस केस में सीधी सी बात है,
होगा वही तुम्हारा जनरल प्रोविजन, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, कोई दो राय नहीं है। अब इनवॉइस कब इशू करोगे इस केस में, वो देखने वाली बात है। भाई इनवॉइस जो है कब इशू करना है, इस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब इशू करोगे? द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। जो तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में, अगर भाई वो कॉन्ट्रैक्ट एसर्टेन कर, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से तुम एसर्टेन कर पा रहे हो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाई करता है कि यार ये ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, इसी दिन पेमेंट होगी, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तुम इनवॉइस इशू कर दो, तुम्हारा टॉस निकल आएगा। अगर ड्यू डेट एसर्टेन नहीं हो पा रही, कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो जब जब पेमेंट आई तब, ऑन और बिफोर द रिसीट ऑफ पेमेंट, जब जब पेमेंट रिसीव हुई तब तब इशू कर दो। और अगर वो भी नहीं है तो एक थर्ड केस हमारा क्या आता है, इफ पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, लाइक कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के केस में बेस्ट एग्जांपल, बिल्डर के केस में, कि भाई बंदा कह रहा है बिल्डर को कि 20% तूने मेरा फ्लैट बना दिया तो इतनी पेमेंट दे दूंगा, 40% कंप्लीट होगा इतनी पेमेंट दे दूंगा, 70% कंप्लीट होगा तो इतनी पेमेंट दे दूंगा। पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, कि जितना जितना उसका फ्लैट कंप्लीट होता जाएगा उतनी उतनी वो पेमेंट करता जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। बट हमारे केस में क्या है, आइए देखते हैं। द पेमेंट ऑफ 2 लाख मेड इन द पेमेंट ऑफ 2 लाख मेड इन ईच मंथ वर ऑन मेड ऑन जुलाई 5th, अगस्त 5th एंड सितंबर 5। कोई सीधी सी बात है, क्वेश्चन ने हमें डेट ऑफ पेमेंट बता दी, चलो ठीक है, फिर ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन ने हमें से डेट ऑफ पेमेंट बता दी तो ज्यादा सोचेंगे ही नहीं हम। तो भाई यानी कि इस केस में हमारा टॉस क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, जुलाई 5, अगस्त 5 एंड सितंबर 5। आई होप क्लियर होगा तुम्हें ये क्वेश्चन, इजी पीजी, इजी क्वेश्चन था बहुत ही ज्यादा, कुछ इसमें था ही नहीं इनफैक्ट। समझ पा रहे हो? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार आंसर भी गो थ्रू तुम लोगों को करवाई देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन था ना, ये देखो, जुलाई 5 सितंबर 5 हमारी क्या हो जाएगी, अपनी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, वही जो मैंने बताया तुम लोगों को, वही सब कुछ लिखा हुआ है कि किस किस तरह होती है, पूरा का पूरा इन्होंने प्रोविजन को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, पेमेंट इन्वॉल्व है तो उस पेमेंट का टाइम इशू कर दो, इनवॉइस कब इशू करना है, ये है वो है, सब इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऊपर वाले केस में 4 अप्रैल थी, वही जो हमारा बेसिकली रेजिडुअल केस बचता है, जब कोई नहीं तो उसका भाई रेजिडुअल केस, अदर्स। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के बी पार्ट पर। क्या कहता है, examine whether the ability to register compulsory under section 24 of the CGS Act 2017 arises in each of the independent cases mentioned above. Okay, भाई सेक्शन 24 क्या कहता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सबको पता है। तो भाई देखना है कि क्या ये जो नीचे दो केसेस इन्होंने दिए पड़े हैं, कि क्या ये सेक्शन 24 में फॉल करते हैं या नहीं करते। आई मीन टू से, क्या बंदे को भाई रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी कंपल्सरी या नहीं लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1, Sunana supplier in Maharashtra is exclusively engaged in supply of potatoes produced out of cultivation of our own land within Maharashtra and also outside Maharashtra. Okay. अब बच्चे का ध्यान पहले जाता है किस पर, इस चीज के ऊपर, आल्सो आउटसाइड महाराष्ट्र। सर हमने तो ये पढ़ा था कि अगर कोई बंदा इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर दे, आई रिपीट, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर दे, यानी कि अपनी स्टेट से किसी और स्टेट में माल वो अपना बेच रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की, तो ये सर बंदा उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी पड़ेगी, नो मैटर क्या उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ सही पढ़ा है तुम लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा है यार, गलत पढ़ ही नहीं सकते तुम लोग। बट
एक चीज और का ध्यान रख लो यार, ये जो लिखा है ना, 1 मिनट रुको, ये जो लिखा है ये वाला, सप्लाई ऑफ पोटैटोज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ आवर ओन लैंड, इस चीज का भी ध्यान रख लेना। ये कहाँ कवर होता है? सेक्शन 23 में। पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सॉरी, पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये सेक्शन 23 में कवर होता है। सर मतलब भूल गए सेक्शन 23? सेक्शन 23 का पॉइंट कि भाई एग्रीकल्चरिस्ट engage in the supply of goods and services, his basically is produce which is produced out of cultivation of our land। भाई एक सीधी सी बात है, किसान आदमी है भाई, एक फार्मर है, वो क्या सप्लाई कर रहा है? अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सप्लाई कर रहा है, which is produced out of cultivation of land। उसने खुद ने कल्टीवेशन की, थ्रेशिंग की, हार्वेस्टिंग की, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं फार्मिंग की, वो सब की, एंड जो उससे प्रोड्यूस आया एग्रीकल्चर का, वो मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं। एंड अगर ये हो रहा है, अगर कोई बंदा एक्सक्लूसिवली यही काम कर रहा है, रिपीट, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली वर्ड था ये, एक्सक्लूसिवली, तो उस केस में क्या वो बंदा लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए? आंसर इज सर नो। क्यों? सेक्शन 23, सेक्शन 23 में ये केस कवर है, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी मर्जी टर्नओवर हो उसकी, हमें क्या लेना? तो भाई क्या इस केस में हमारी सुनैना जी को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? आंसर इज नो। माना कि वो आउटसाइड महाराष्ट्र सप्लाई कर रही है, माना वो इंटरस्टेट सप्लाई भी कर रही हैं, पर भाई वो बंदी सेक्शन 23 में कवर तो भी हो रही है, ये तो देखो तुम लोग, सेक्शन 23 में वो चीज कवर हो रही है। एंड और अगर तुम लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूँ, जो कि मैं बताऊंगा अभी तुम लोगों को, अगर तुमने सेक्शन 23 जो है वो ध्यान से पढ़ा हो, सेक्शन 23 अगर तुम लोगों ने मेरे भाई ध्यान से पढ़ा हो, तो उसके में वो क्या कहता है सेक्शन 23 तुम लोगों को? नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग, कहीं कुछ भी लिखा हो भाई, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग। मैं मेरी सुनो, तो इस केस में भाई सेक्शन जो अपना ये सुनैना जो है, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, शी इज एग्जाम्प्ट। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। Finally is working as an agent. He is supplying taxable goods as an agent of Anthony. My name is Anthony Gonzalez. सर फिर गाने गाने लग गए यार आप, अरे क्या करूं यार, चलो छोड़ो, गाना पहले क्लास कर लूं उसके बाद गाना गाऊंगा। कहाँ क्वेश्चन पे थे यार। He is supplying taxable goods as an agent of Anthony, who is registered taxable person, ठीक है, and its aggregate turnover doesn't exceed the applicable threshold limit during the financial year. Okay. Invoices to customer are issued in the name of Fennel. अब भाई सीधी सी बात है, ये है हमारा एंथनी गोंजाल्वेस, हमारा एंथनी, ये है हमारा फेनल, फेनल भाई इसका एजेंट है, एंथनी भाई इसका क्या है? प्रिंसिपल है। सेक्शन 24 क्या कहता है? सेक्शन 24 कि भाई अगर आप किसी के बिहाफ पे गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो, नो मैटर आपकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता, बट आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी ही पड़ेगी अंडर जीएसटी। ये वो वाला सिंपल सिंपल सा केस है जो 24 में साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एंथनी वाला केस तो बहुत ईजी था। माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।